दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथ के। तो देखिएगा आप लोग, अंत तक बने रहेगा इस वीडियो में और अंत तक देखिएगा मैथ के सारे सवाल। और मैथ की जो परीक्षा है और क्लास 8वीं की जो परीक्षा है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम 16 मार्च को होने वाली है। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो, तो ज़रूर शुरू से देखने की कृपा करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या होगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या होता है। तो जब कोई भी संख्या को गुना करने पर गुणनफल का मान 1 होता है तो वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो 5 को किस ऐसा संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है एक आए। तो 5 है, 5 को अगर -5 से गुना करेंगे तो -25 होगा। 5 को अगर -1/5 से गुना करेंगे तो -5 आएगा। तो 5 को फिर -1 से गुना करेंगे तो नहीं, -25/-1 यानी 25 आएगा। तो चौथा ऑप्शन जो है डी, गलती से सी है छपा गया है। तो 5 गुना 1/5 से जब गुना करेंगे, 5 गुना 1/5 से जब गुना करेंगे, 5 गुना 1/5 से जब गुना करेंगे तो 5 5 हमारा कटेगा, तो बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो साथियों, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो होती है वो अनंत परिमेय संख्या होती है। पहला ऑप्शन में 1 है, दूसरा में बी में 10 है, सी ऑप्शन में 100 है, डी ऑप्शन में अनंत है। इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैसे सभी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सभी पूर्णांक संख्या को ही परिमेय संख्या कहा जाता है। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किस संख्या से गुना करना होगा। तो देखिए, माइनस अगर 9/23 से गुना करेंगे 9/23 को, तो कभी भी हमारा 1 प्राप्त नहीं होगा। तो कोई भी संख्या रहा उसका विपरीत संख्या से गुना करने पर हमेशा गुणनफल क्या होता है, 1 आता है गुणनफल का मान। तो इसलिए 9/23 का अगर विपरीत देखा जाए तो 9/23 का विपरीत हो जाएगा 23 बटा कितना, 9। तो 9 9 कटेगा हमारा, और 23 23 क्या होगा, एक बार में कटेगा। तो हमारा उत्तर जो होगा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा बराबर। तो कोई भी संख्या अगर गुणनफल 1 का मान बोले तो जो भी संख्या दिया हो रहा है उसको विपरीत संख्या से गुना करना पड़ता है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 का व्युत्क्रम होगा। तो 3/5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है कोई भी संख्या का विपरीत संख्या को ही व्युत्क्रम कहा जाता है। तो 3/5 का व्युत्क्रम होगा हमारा, हो जाएगा पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ 5 बटा क्या, 3, -1/3, -3/5, इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा सही उत्तर जो होगा एन नंबर होगा, 5 बटा क्या, 3, 3/5 के व्युत्क्रम। आगे देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं, देखते हैं 2/3 का बोला गया समतुल परिमेय संख्या क्या है। तो समतुल परिमेय संख्या किसको कहते हैं, मतलब समान 2/3 के समान कौन सा परिमेय संख्या है। तो ये पहला ऑप्शन में दिया 1/2, दूसरा में अगर देखिए तो 1/2 समान नहीं है 2/3 का। बी नंबर में देखिए 4/6 है। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, जैसे 4/6 है तो इसको काट छाँट के छोटा कर सकते हैं, काट के 2 दूना 4, 2 तिया कितना होगा, 6 होगा। तो 2 बटा कितना आ रहा है मान, 3 आ रहा है। तो 2/3 का समतुल 2/3 आ रहा है 4/6 का मान, इसीलिए हमारा उत्तर जो है बी होगा। और आगे देखना ही नहीं है, आगे अगला ऑप्शन को 6 नंबर क्वेश्चन में 4.5 का वर्ग होगा बोला गया है। 4.5 का वर्ग निकालना है। तो किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यदि 5 रहता तो आसान है वर्ग निकालना। जैसे क्या करना पड़ता है, तब इकाई अंक का वर्ग कर देना पड़ता है। जैसे 5 का वर्ग करेंगे, इकाई अंक स्थान पर कितना है, 5 है, तो 5 5 25 हो जाएगा। और इकाई इंटू दहाई कर देना है। उसके बाद 4 गुना 5 यानी 20 कर देंगे, तो कितना आ रहा है, अगर 45 रहता, लेकिन 4.5 है, 45 अगर संख्या रहता तो उसका वर्ग जो होता है 2000 कितना होता, 25 होता, लेकिन 4.5 है। तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 अंक के पहले हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा हमारा आंसर 20 दशमलव कितना, 25। तो ये नंबर में ही दिख रहा है 20 दशमलव कितना, 25 आंसर। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कह रहा है रूट अंडर -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो पहला एक ए नंबर में है रूट अंडर 1 इंटू -225। बी नंबर में देखिए माइनस नहीं सॉरी 1 इंटू रूट अंडर 1 इंटू -225 को गुना करेंगे तो रूट अंडर -225 ही आंसर आएगा। बी नंबर में रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 225 को गुना करेंगे तो रूट अंडर -225 ही आएगा। तो समान मान आ रहा है, लेकिन इसके बराबर नहीं है बोला गया। रूट अंडर 225 के बराबर कौन सा नहीं है। तो सी नंबर में -1 गुना 15, तो -15 ही आएगा। डी नंबर में रूट अंडर -1 गुना 15 बराबर रूट अंडर -15 आ रहा है। तो ये दोनों में से नहीं आ रहा है, कितना के बराबर, रूट अंडर -225 के बराबर। लेकिन ऐसे में अगर 2 ठो उत्तर आ रहा है तो जो पहले उत्तर आ रहा है उसी को क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है। तो सी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। ऐसे 2 ठो एक ही उत्तर रहना चाहिए सही, लेकिन यहाँ 2 उत्तर आ रहा है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर में 27/64 का घनमूल क्या होगा। तो 27/64 का घनमूल के बारे में बोला गया है। तो घनमूल निकाल का एक ही विधि होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से जाएगा, 3 में 27, फिर 3 तिया कितना होगा 9। तो तीन ठो एक जैसी संख्याओं को तीन एक जैसी संख्याओं से एक संख्या क्या निकालना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। इसलिए 27 से हमारा 3 निकलेगा और 64 है तो 64 हमारा 4 निकलेगा। 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 को 16, 16 को 64 आएगा। तो इसीलिए 3 बटा क्या होगा 4 आंसर होगा। अब बच्चों याद रखना पड़ता है कुछ तो मौखिक रूप से कम से कम 20 तक तो घनमूल ऐसे ही मौखिक याद होना चाहिए। तो 32 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पूर्ण घन संख्या बनने के लिए कितना से गुना करेंगे तो वह पूर्ण घन संख्या जो है बन जाए। तो 72 है, 72 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 72 चौके हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 200 कितना हो रहा है 88 हो रहा है। तो इससे नहीं होगा। 72 को अगर 3 से गुना किया जाए, 72 है 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 7 21, 216 आ रहा है। तो 216 आ रहा है तो ये घन होगा, किसका होगा आपका 6 का घन होगा। तो किस संख्या से गुना करेंगे तो घन संख्या बन जाए बोला गया। तो कितना से गुना करेंगे तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 6 का घन संख्या बन जाएगा। 216 6 का घन होता है, 6 36 और 36 को 6 से करेंगे गुना तो कितना होगा 216 होगा। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद बोला गया 10 नंबर में 9,999 के घात कितना है, जीरो है का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो कोई भी संख्या रहा है अगर घात में उसका जीरो रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसलिए एक ऑप्शन नंबर कितना में 1 है तो सी नंबर ऑप्शन में 1 है हमारा, तो सी सही हो जाएगा। उसका देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में 3 का पावर 3 का घात यानी 0, 4 का इंटू 4 का पावर 0 इंटू 5 का पावर कितना 1 है। इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना होगा। तो 3 का पावर कितना है 0 गुना 4 का पावर क्या है 0 गुना 5 का पावर कितना है 1 है। तो कोई भी संख्या का पावर 1 रहने से 1 होता है। गुना 4 का पावर कितना है 0 है तो 1 होगा और गुना 5 का पावर 1 है तो कितना होगा 5 ही होगा। सबको अगर गुना किया जाए तो कितना आंसर आएगा, एक एक का एक 5 कितना होगा 5 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 5 है तो सी नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हमारा हो जाएगा। 128 इनमें से 128 इनमें से किसके बराबर है। तो 128 किसके बराबर है बोला गया है। तो यहाँ पर घातांक के रूप में दिया गया है, 128 का मान को घातांक के रूप में दिया हुआ है। तो 128 का क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 128 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 6 12 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 2 दूना फिर 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 से अगर फिर किया जाए तो 16, 2 16 में 32, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से अगर करेंगे तो 2 दूना कितना 4। तो 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7 आ रहा है इसलिए 2 का पावर हमारा कितना हो जाएगा 7 होगा। और 2 का पावर इसलिए क्या हो जाएगा 7। मैं बढ़िया से आप लोगों को एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहा हूँ कारण कि हमारे थोड़ा व्यवस्था ठीक से नहीं हुआ, संसाधन नहीं होने की वजह से टॉर्च पेन अगर रहता तो बढ़िया से एक्सप्लेन करके हम स्क्रीन में ही बता देते हैं, लेकिन ठीक से बता नहीं पा रहा, हमको अंगुली में ही टच करके लिखना पड़ रहा है जिसके कारण थोड़ा दिक्कतें आ रहा है। तो 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 के बराबर है, किसके बराबर है बोला गया। तो किसके बराबर है 2 का पावर अगर देखिएगा तो 2 का पावर कितना होगा हमेशा 4 और 5 का पावर तो 5 5 कितना होगा 25 होगा। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। अच्छा पावर के रूप में है तो पावर के रूप में है कोई भी संख्या अगर पावर ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन यानी आधार अलग अलग रहेगा, पावर एक ही रहेगा। तो क्या होता है आधार अलग अलग रहेगा तो आधार दोनों गुना होता है, पावर सेम रहता है। तो इसलिए 10 का पावर कितना होगा 2 ही होगा। तो 10 का पावर 2 होगा क्योंकि आधार अलग अलग है पावर सेम है। तो इस स्थिति में क्या होता है दोनों गुना होता है आधार और पावर सेम रहता है। तो 10 का पावर 2 होगा यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद अगर 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो P इंटू पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है इंटू क्या 6 है। तो 6 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ क्या संख्या होगा क्यू के स्थान पर, पी तथा क्यू का मान बोला गया है तो क्यू के स्थान पर कितना लेंगे ताकि यहाँ पर 8 आना चाहिए। तो हम लेते हैं कितना से गुना करेंगे 6 से कितना गुना करेंगे 3 से गुना करने पर भी होगा 36 18 और होने से अगला मान क्या होना चाहिए पीठ हो। तो अगला कितना होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार 36 ए ऑप्शन लेंगे तो 36 18 का 8 हुआ हासिल लेख और 6 7 42
और हासिल एक लेते हैं, इधर हासिल एक तो 43 से होता है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन से चेक करते हैं 7 8 लेके, तो 6 8 48 का 8 होगा, हासिल 4, फिर 6 7 42, 42 अच्छा 46, यानी दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो रहा है लेने से। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 8 रख रहे हैं क्यू के स्थान पर, तो 6 8 48 का 8 हो रहा है, हासिल 4, फिर अगर रख रहे हैं पी के स्थान पर 7, तो 6 7 42 और हासिल 4 46 हो रहा है, यानी सही हो रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर 20 x² वाई है, 20 से जो है x² क्या है, वाई है, और भागा 5xy है, तो बट्टा क्या कर देंगे 5xy कर देंगे। तो 5 पे देखिए 5 से कटेगा संख्या, और ये चौर मान जो है वो भी कटेगा, तो 5xy एक बार में, इधर कटेंगे तो 5 चौके कितना होगा 20, 2 ठो एक्स था तो 1 ठो एक्स बचेगा, और इसीलिए क्या हो जाएगा, वाई तो कट जाएगा आपका, तो 4x हो जाएगा। x² था इसलिए एक ठो एक्स बचेगा, 4 बार में 5 चौके कटेगा, और x एक ठो बचेगा, तो 4x, यानी 15 का क्या होगा, पहला ऑप्शन 4x हो जाएगा। और अगला देखिए, इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होता है, अगर सरल किया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4xy है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर यानी x का क्या होगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने y का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान y, 2ab, और अलग से दिया हुआ है कितना -4xy, -4xy दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो हमें क्या प्राप्त होगा हल करने पर, तो इसको अगर हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा क्या, आपका x² प्लस y² -2xy प्राप्त होगा, क्योंकि -4xy में से 2xy यहाँ पर जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा बचेगा 2xy, इसीलिए x² प्लस y² -2xy बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, डी। नहीं 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 सॉरी, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 16 नंबर का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी डी डी। अच्छा x² -4xy, अच्छा इंटर गुना पर गुना में है, तो इसका 16 का हो जाएगा हमारा डी डी। अच्छा इनमें से कोई नहीं हो, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। उसका 17 नंबर क्वेश्चन, x का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा, क्या गुणनखंड होगा, गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए x का पावर 4 है, उसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं, x का पावर 4 माइनस क्या है 81 है, तो इसको x का स्क्वायर है, इसको फिर पावर कितना x का स्क्वायर का फिर स्क्वायर कर सकते हैं, तो x का पावर 4 हो जाएगा, और 81 जो है इसको भी हम कितना का पावर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे तो 9 का पावर करने से 3 का पावर 3, चाहे 9, नहीं नहीं 9 कर सकते हैं, 9 का पावर कर सकते हैं, नहीं 9 का पावर 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, 9 9 कितना होगा 81 होगा, तो अब a² माइनस क्या बी स्क्वायर के रूप में आ गया फार्मूला, तो a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a हमारा हो जाएगा x², तो x² का स्क्वायर है, तो a x² हो जाएगा, और b हमारा कितना होगा 9 होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x प्लस क्या हो जाएगा 9, और इंटू हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो x प्लस और इसका क्या होगा x माइनस 9 होगा, x माइनस 9 a प्लस बी। अच्छा यहाँ पर x² माइनस क्या होगा a प्लस बी, यानी x a तो x² है ना, तो x² प्लस 9 और x² माइनस 9, तो इसका फिर गुणनखंड होगा किसका x² प्लस 9 का तो नहीं होगा, लेकिन x² माइनस 9 का होगा, कैसे, क्योंकि 9 जो है उसको 3 का पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर a² माइनस b² फिर गुणनखंड एक बार होगा, तो इस हिसाब से हमारा उत्तर जो होगा इसका 17 नंबर का उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस क्या 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है x प्लस 10 बराबर x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x प्लस 3 बराबर 10, तो x प्लस 3 बराबर 10 है, तो चर का मान निकालेंगे, x बराबर करेंगे तो उस पर चल जाएगा 3 जो है, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक संख्या को 3 से गुना
कर, एक संख्या को 3 से गुना कर, एक संख्या को 3 से गुना कर, एक संख्या को 3 से गुना कर, 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। इसमें से एक समीकरण द्वारा दर्शाइए अगर वह संख्या x है। अच्छा, वो संख्या अगर x है तो एक संख्या को 3 से गुना कर, 3 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 3x, और 5 घटाएंगे तो 28 बराबर होता है, यानी 3x माइनस 5 बराबर कितना होगा 28 होगा। समीकरण बनेगा 3x माइनस 5 बराबर क्या 28, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर में दिख रहा है साफ साफ, 3x माइनस 5 बराबर क्या होगा 28। उसके 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया जिससे हटा दिया गया, तो कितना आलू बचा। तो बहुत आसान है, सिंपल है। 300 किलोग्राम आलू था जिसमें से 10% सड़ गया तो कितना बचा, 90% आलू शेष बचा। तो 300 का प्रतिशत वैल्यू 100 होगा, फिर 90%, 10% को हटा देंगे तो 90% मान निकालना पड़ेगा। 20 के साथ क्या होगा कटेगा, तो 9 × 27 बराबर कितना होगा 270, यानी 270 किलोग्राम शेष हमारा अच्छे आलू बचेंगे। और फिर अगला 21 नंबर क्वेश्चन 270, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है हमारा। और 21 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। एक बिल्कुल एक नियम वाला क्वेश्चन है। एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है और 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे बोला है। तो क्वेश्चन घुमाया है तो पहले रुपया को लिखते हैं, चूँकि 60 रुपया में मिलते हैं एक दर्जन केले, 12 केले। अगर इसलिए 1 रुपया में अगर देखा जाए 1 रुपया में, तो 1 रुपया में आपका हो जाएगा 12/60 केले होगा। इसलिए हमको लेना है कितना 360 रुपये का। 360 रुपये में कितने केले होंगे, तो 12 बटा कितना होगा 60 गुना क्या होगा, छः का छः, छः दूना कितना होगा 12, और इधर गड़बड़ थोड़ा सा। नंबर क्वेश्चन जो है 21 नंबर क्वेश्चन, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। तो बिल्कुल एक नियम वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि चूँकि दिया हुआ है कितना 60 रुपया, 60 रुपया में मिलते हैं 12 केले, एक दर्जन मतलब 12 केले होते हैं। इसलिए 1 रुपया में अगर देखा जाए तो 12 बटा कितना होगा 60 होगा। यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन में बताने में, हाथ में लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा असुविधा हो रहा है, तो हम हल करके बता रहे हैं। 12 बटा कितना होगा 60 होगा, इसीलिए 12/60 हुआ। 1 रुपया में कितने केले, हाँ 1 रुपया में केले मिलेंगे 12/60, तो इसीलिए कितना 360 रुपये के केले खरीदना है, तो गुना कितना होगा 360 होगा। अब 1 0 कटेगा, 6 का 6, 6 6 कितना होगा 36, तो 12 6 जो है 72, 72 केले मिलेंगे। यानी सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। 21 का बी हो जाएगा, 21 का कितना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा बी, बी नंबर 21 का हो जाएगा बी, बी नंबर सही होगा। आप देखिए 22 नंबर में, 22 नंबर सवाल क्या कहता है, कोई रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर में 2 घंटे लेती है। वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उससे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगी। एक गाड़ी है जो 60 किलोमीटर की गति से क्या होती है चलती है, 60 की चाल से चलती है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे में वो अपना जो निश्चित स्थान है जहाँ पहुँचने का वो 2 घंटे समय लेती है, 2 घंटे में मंजिल को मतलब पा लेती है, 2 घंटे में पहुँच जाती है। तो 80 की चाल से उसी स्थान को उसी स्थान तक जाने में वो गाड़ी को कितना समय लगता है। तो जानबे करते हैं यदि चाल बढ़ता है तो समय जो है कम लगता है, तो चाल यहाँ बढ़ा जा रहा है। 60 की चाल से चलने से 2 घंटा, तो 80 की चाल से चलने में कितना घंटा। तो सबसे पहले तो वो दूरी कितना है, गंतव्य तक पहुंचने वाले दूरी, रेलगाड़ी दूरी कितना, दूरी निकालते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो दूरी कितना हो जाएगा, चाल जो है 60 है और समय जो 2 घंटा है, तो कितना दूरी को तय करता है 2 घंटा में 120 किलोमीटर। तो इसी 120 किलोमीटर को दूरी को तय करना है किस चाल से, तो 80 की चाल से। तो 80 की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करना है कितना किलोमीटर दूरी को, 120 किलोमीटर दूरी को 80 की चाल से क्या करना है तय करना है। तो आपका हो जाता है क्या
ये तो दूरी हुआ, दूरी बराबर समय बराबर होता है, समय पूछा गया है तो समय बराबर होता है कि दूरी बटा चाल होता है। 80 की चाल से 120 किलोमीटर दूरी तय करना है। एक जीरो जीरो कटेगा, आठ का 8 से बोल रहे हैं, 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 3 12 होगा। 3 बटा आ रहा है 2, 3/2 बोला जाए तो पूर्णांक में लाने से 2 का 2, एक पूर्णांक 1/2 घंटा यानी 1.5 घंटा समय लगेगा। 1 घंटा कितना 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। 1 घंटा कितना 30 मिनट का समय लगेगा। अब अगला क्वेश्चन 23 नंबर। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के अंत कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज हो, वो आयत भी एक बार चतुर्भुज है, चाहे वर्ग हो, कोई भी चार कोना वाला आकृति हो, जिसका चार भुजा वाला आकृति हो, तो उसके चारों कोनों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। चाहे समलम चतुर्भुज हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, हमेशा चतुर्भुज के अंत कोनों का योग मतलब अंदर के कोनों का योग हमेशा 360 डिग्री चतुर्भुज का होता है, कोई भी चतुर्भुज हो। बोला गया है कि एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। बाप रे, ऐसा क्वेश्चन। एक सम बहुभुज में, एक सम बहुभुज है मतलब भुजा सब समान है, उसके अंतस्थ कोण बहिष्कोण की 4 गुना है। तो हमेशा कोई भी बहुभुज हो तो बहिष्कोण बहिष्कोण जो होता है हमेशा क्या होता है, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, कोई भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो बाह्य बहिष्ठ कोणों का 4 गुनी है बोला गया है, तो बहिष्ठ कोणों का 4 गुनी बोला गया है। तो बहिष्ठ कोणों का 4 गुनी यानी बहिष्ठ कोण 360 डिग्री होता है, तो इसका 4 गुना, तो 360 का 4 गुना अगर देखा जाए तो 4 जीरो में जीरो, 4 6 24 के 4 हासिल कितना होगा 2, 4 3 12 और 2 14, 1440 डिग्री। तो 1440 डिग्री, तो ये 1440 डिग्री। तो कौन से सम बहुभुज के अंतस्थ कोणों का जो होता है, तो ये 10 भुज का होता है। तो 10 भुज सभी भुजाओं का सभी जो भुजा 10 भुज के सभी कोणों का जो कितना था 1440 डिग्री। दिए गए एक समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा? तो x का मान समांतर चतुर्भुज में बोला गया, तो x का मान, तो देखिए ये 85 डिग्री है, तो यहाँ ये भी 85 डिग्री होगा, एंगल बनेगा। ये 85 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 85 है तो। और दो संलग्न कोण जिसको कहते हैं, यहाँ पर जो x है ये जो 85 डिग्री है, ये 85 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि इसका सम्मुख भुजा, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर, तो सम्मुख भुजा क्या होता है समांतर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये 85 डिग्री है, इसलिए ये 85 डिग्री हुआ, क्योंकि ये सम्मुख है। और सम्मुख का मतलब होता है मुहामुही, मुहामुही 85 डिग्री इसलिए हुआ। और जब एक ही बिंदु पर दो कोण बनते हैं उसको संलग्न कोण कहते हैं। तो ये संलग्न कोण बन रहा है ये 85 डिग्री, और यहाँ एक्स मिला के संलग्न कोण बन रहा है। तो ये संलग्न कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे, ये दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से ये जो अंत कोण है वो 85 डिग्री है, तो 180 डिग्री में 85 डिग्री जाएगा, तो बचेगा कितना, जीरो में से जीरो घट नहीं 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 में 8 नहीं घटा 17 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा। तो 95 डिग्री होगा। इसका सही आंसर जो होगा 95 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल क्या है। आयलर सूत्र एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है, तो एफ मतलब होता है यानी फेस फलकों की संख्या को एफ कहा जाता है। आयलर सूत्र में एफ जो है फलक होता है, फलकों की संख्या होता है। प्लस मतलब कोई भी अगर 3D आकृति है, जैसे वह क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, मतलब घन हो चाहे घनाभ हो, तो 3D आकृति में क्या होता है फलक होता है, मतलब फलक मतलब होता है सतह, सतह होता है। तो सतह ठोस सतह जो होता है तो उसको फलक कहा जाता है। और घन हो चाहे घनाभ हो उसके छः क्या होते हैं, सतह होते हैं, मतलब फलक होते हैं, फेस होते हैं। और भी मतलब होता है, तो ए बराबर फलकों की संख्या सही बता रहा है, भी बराबर होता है बिंदुओं की संख्या, ये गलत बता रहा है। यहाँ आइलर सूत्र में भी बराबर होता है आपका वर्टेक्स यानी कहते हैं शीर्षों की संख्या। शीर्ष मतलब कोना जो होता है, शीर्षों की संख्या। तो शीर्षों की संख्या घन चाहे घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। आपका फेस जो होता है फलक जो होता है 6 होता है। और वर्टेक्स जो होता है वो 8 होता है। और एट से मतलब जो होता है किनारा, किनारा जो होता है किनारा 12 होता है। घन चाहे घनाभ में 6 फलक 8 वर्टेक्स यानी शीर्ष, और किनारा जो होता है 12 किनारा होता है। तो भी दर्शाता है, भी बराबर बिंदुओं की संख्या को भी नहीं दर्शाता है।
ये दर्शाता है किसको, शीर्षों की संख्या को, तो ये गलत है। ई बराबर किनारों की संख्या भी सही है। और दो संख्या है तो आयलर सूत्र में जो दो आया वो संख्या है तो सही है, दो संख्या। लेकिन कौन गलत है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बराबर बिंदुओं की संख्या नहीं होता है। अब 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, तो त्रिविमीय आकृति किसको कहते हैं, जिसका 3 विमा हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, उसको त्रिविमीय आकृति कहते हैं। आयत में लंबाई चौड़ाई होता है केवल, ऊंचाई नहीं होता है। प्रिज्म में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, शंकु में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। यानी ये त्रिविमीय आकृति है, 3D आकृति है, जबकि आयत है 2D, यानी द्विविमीय आकृति है, 2D आकृति है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा आयत, त्रिविमीय नहीं है, बाकी सब है। निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है, तो आयलर सूत्र परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछला बार की परीक्षाओं में भी पूछा गया, आयलर सूत्र पूछा जाता है। तो आयलर सूत्र बराबर क्या होता है, तो आयलर सूत्र बराबर होता है क्या, एफ प्लस भी बराबर, यानी अगर कोई भी बहुभुज हो उसके अगर फेस को, यानी अगर बोला जाए फलक को और शीर्ष को जोड़ेंगे तो जोगफल के फलक और शीर्ष के जोगफल के बराबर आपका किनारा प्लस 2 के बराबर आता है। तो यहाँ पर हम इस सूत्र की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, कोई भी बहुभुज के फलक शीर्ष या क्या निकाल सकते हैं, किनारा निकाल सकते हैं। लेकिन दो चीज़ पहले से, दो चीज़ ज्ञात होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। तो आयलर सूत्र होता है ए प्लस बी बराबर ई प्लस 2 होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी भी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो कौन सा संबंध सही है। ए नंबर अगर देखते हैं, ए नंबर में अगर चेक किया जाए तो पहला ऑप्शन पी क्यू प्लस पी आर से बड़ा है बराबर क्यू आर। ये जो भुजा पी क्यू पी आर क्यू आर सब क्या है, भुजा है। तो पी क्यू प्लस पी आर बड़ा होता है, पी क्यू प्लस पी आर से बड़ा होता है क्यू आर। कभी ऐसा नहीं होगा त्रिभुज में कि दो भुजाओं से बड़ा कोई तीसरी भुजा एक भुजा हो, तो ये नहीं होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन में बोला गया पी क्यू प्लस क्यू आर बड़ा होता है पी आर से, ये एकदम सही है। कोई भी दो भुजाएं क्या होता है, दो भुजा का मान हमेशा कोई भी दो भुजा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, दो भुजाओं को मिलाने से। तो बी नंबर एकदम सही होगा। सी नंबर में पी आर प्लस क्यू आर से बड़ा होगा पी क्यू, कभी नहीं होगा एक भुजा दो भुजाओं के से बड़ा। फिर डी ऑप्शन में पी क्यू प्लस क्यू आर से बड़ा होगा पी आर, कभी नहीं। तो ये बी ऑप्शन सही होगा 29 का। अब आते हैं 30 नंबर सवाल में, और 30 नंबर सवाल क्या कहता है देखिए जरा, आर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर सवाल में कहा गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बीकन की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक समचतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके बीकन की लंबाई 24 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज है मतलब चारों भुजाएं क्या है, समान है, तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो। एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बीकर्ण की लंबाई 24 और 10 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या, विकर्णों के गुणनफल, विकर्णों के गुणनफल 1/2 होता है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। तो पहला विकर्ण कितना 24, दूसरा विकर्ण कितना 10। तो यहाँ कटेगा 2 से, 2 एका 2, 2 12 में 24, तो 12 10 से बराबर कितना होगा 120, 120 होगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 31 का डी ऑप्शन सही होगा, 31 का डी होगा। 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है समचतुर्भुज क्षेत्रफल। यदि फिर बोला गया है एक किसी समलम चतुर्भुज, यदि किसी समलम चतुर्भुज, यदि किसी समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलम चतुर्भुज होता क्या है, तो समलम चतुर्भुज में कोई एक भुजा जो एक सम्मुख भुजा क्या होता है, जिस समलम चतुर्भुज में कोई एक सम्मुख भुजा क्या होता है, समांतर समांतर होता है। भुजा एक जुग्म इस टाइप से समांतर समलम चतुर्भुज होता है। देखिए ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, ये भुजाएं दोनों क्या है, समांतर है। तो किसी एक भुजा जुग्म क्या होता है, सम्मुख भुजा जुग्म जो होता है समांतर होता है, उसको समलम चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा सब चतुर्भुज जिसका कोई एक सम्मुख भुजा क्या हो, समांतर हो। तो समलम चतुर्भुज समांतर भुजा क्रमशः बोला 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 30 नंबर।
तो समांतर भुजा दिया हुआ 8 और कितना है 10, मान लीजिए कि 8 है, ये कितना है 10 है। और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई इसको कहते हैं ऊंचाई, ऊंचाई ये दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गया समलम चतुर्भुज का। तो समलम चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा जो है 8 प्लस कितना है 10 है, इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आपका दिया हुआ है 5। तो समांतर भुजाओं का योग जोड़ेंगे 8 और 10 को कितना होगा 18, 18 5 कितना हो जाएगा 90। तो इसलिए 90 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 1/2, अच्छा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 का 2, 2 तो कटना भूल गया है, 90 हो गया है इधर गुना करके। तो 2 का तो 2, 2 45 में 90, 45 आंसर हो जाएगा। ये सही उत्तर होगा 45 वर्ग सेंटीमीटर, सी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। इधर देखिए ना, इधर 33 नंबर में एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन होगा, घन की भुजा, घन का आयतन बराबर होता है क्या ए क्यूब, घन का आयतन बराबर एक भुजा दिया हुआ ए दिया हुआ कितना 5, तो एक का इसका क्यूब करेंगे तो एक क्यूब बराबर 5 का क्यूब होता है कितना 5 5 25 25 5 125, तो 125 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है 125 घन सेंटीमीटर। अगला 34 नंबर, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या 6a², लेकिन उस चर जो है वो ए के रूप में नहीं है, एल के रूप में है, तो 6 यहाँ पर l² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, एल बराबर 10 यानी चौड़ाई बराबर बी बराबर दिया हुआ है 5 और हाइट एच बराबर दिया हुआ कितना 3। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, तो आयतन यानी घनाभाकार है बॉक्स जो है, तो 10 5 50 50 दिया कितना होगा 150, तो 150 आंसर, यानी 150 क्या हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए छकाने के लिए वर्ग सेंटीमीटर भी है, लेकिन क्या होगा आयतन होता है हमेशा घन सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, 36 नंबर, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या दिया हुआ और ऊंचाई दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच होता है बेलन का आयतन। तो पाई का मान पता है 22/7 होता है, और गुना आर स्क्वायर अगर देखिएगा तो यहाँ 7 का स्क्वायर 49 डायरेक्ट, और इंटू 5 होगा, 7 का 7, 7 7 कितना हो जाएगा 49 होगा, तो 7 5 35, आप 35 इंटू क्या करेंगे 22, तो 35 इंटू 22 यहाँ करेंगे, तो 35 इंटू 22 करेंगे तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा, हमारा उत्तर 35 इंटू 22 करेंगे तो होगा गुना करने पर 35 इंटू 22 करेंगे तो गुना करके उत्तर जो हमारा होगा 700 कितना हो जाएगा 770 क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर, नहीं घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग अंतराल 15-20 की निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा कोई भी वर्ग अंतराल का पहला मान ठो होता है आपका निम्न सीमा, और अंत दूसरा मान ठो यानी आखिरी वाला ठो होता है उच्च सीमा। तो वर्ग अंतराल 15 और 20 का दिया हुआ था, इसमें पूछा गया निम्न सीमा, तो निम्न सीमा हमारा शुरू वाला ठो होता है यानी 15 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में 15 दिख रहा है। फिर आगे आगे बोला गया 7 6 8 12 2 4 6 2 का परिसर है। तो परिसर हमें निकालना है, यहाँ पर परिसर बराबर होता है उच्चतम प्रेक्षण घटाओ निम्नतम प्रेक्षण, परिसर बराबर होता है। तो यहाँ पर उच्चतम मान कितना है, यहाँ आंकड़ा में अगर देखा जाए आंकड़े में तो उच्चतम मान हमें दिख रहा है 12 और निम्नतम मान दिख रहा है 2 से छोटा कोई नहीं है, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा इसका परिसर आंकड़ा का। आगे मिलान चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ठो लाइन सजा दे रहेगा तो 4 पढ़ाता है, इधर से तिरछा लाइन रहता है तो उसको 5 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको लग रहा है ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में अगर 4 और यहाँ अगर काटा हुआ है, ये काटा हुआ नहीं होना चाहिए,
यहाँ पर इसको नहीं काटा जाता है, दो को ऐसा, दो ऐसा खुला में रहता है, काटा आ जाना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ दो सिंगल में रहना चाहिए, खुला हुआ रहना चाहिए, कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो इसके हिसाब से इस पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ का कटा नहीं होता। तो यहाँ 5 और 2 कितना होता है, 7। ये खुला में होता है, 2 ठो ऐसे रहता, तो 7 हो जाता है आंसर। सर गलती होता है मिस्टेक टाइपिंग में, तो मिलान चिन्ह दर्शाएगा कितना, 7 को दर्शाता है इस टाइप से। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम सीमा, चाहे उच्चतम सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2, चाहे निम्न सीमा जोड़ उच्चतम सीमा बटा क्या होता है, 2 होता है। तो हम मान लीजिए कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो 20-30 जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे, 20-30 होता है कितना, 50। 50 बटा 2 करेंगे तो उसका आधा कितना होगा, 50। 2 से काटेगा, 2 का 2, 2 25 में कितना, 50, तो 25 हो जाएगा। 25 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 15 का वर्ग, 15 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग का मान कितना होगा। तो 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 10 का वर्ग का मान होता है 100। तो जोड़ेंगे दोनों को तो कितना होगा मिलाकर, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हो जाएगा 225 और 125, 325 मान हो जाएगा। 325 ऑप्शन नंबर हमें डी में दिख रहा है। यहाँ पर घन रूट यानी घनमूल निकालना है, कितना का, 1000 का। 1000 का घनमूल निकालना है, तो 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा, 10। 10 से 10 से 100, 110 से कितना होता है 1000, हमारा आंसर हो जाएगा 10। 3 बार 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। इस टाइप से संख्या रेखा होता है, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है क्या, ये वाला एक्स अक्ष हुआ, और ये वाला होता है वाई अक्ष, वाई अक्ष होता है। तो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो मूल बिंदु का मान हमेशा क्या होता है यहाँ पर, 0 0। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का 0 0 0 0 ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। तो हमारा शुरू में जो रहेगा वही होगा, 2 आंसर दिया हुआ है। निर्देशांक 4 -5 का ग्राफ किस चतुर्थांश में होगा। अगर आपकी बात करें तो इस टाइप से चतुर्थांश होता है, 4 भाग में बांटा जाता है, और इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। और इधर धनात्मक मान होता है, 1 2 धनात्मक होता है, इधर मान एक्स अक्ष में ही ऋणात्मक होता है, -1 माइनस क्या होता है, 2 हिस्सा होता है। फिर वाई अक्ष में ऊपर तरफ का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, 1 2 इस टाइप से धनात्मक होता है, और नीचे मान जो होता है -1 -2 ऋणात्मक होता है। तो इसको कहते हैं वाई अक्ष को, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज, और 4 भागों में बांटा जाता है। तो ये पहला चतुर्थांश होता है। देखिए पहला चतुर्थांश में इधर ऊपर तरफ का भी मान धनात्मक, और इधर दाएं तरफ एक सच का मान भी धनात्मक होता है। तो ऑल पॉजिटिव होता है, यानी सभी क्या होता है, सभी मान जो होता है, पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है, प्लस में मान आता है। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, वाई एच पर प्लस होता है, वाई एच पर प्लस, और क्या होता है, एक एक सच पर माइनस, एक सच पर माइनस, पहले एक सच को लिखा जाता है। और यहाँ फर्स्ट क्वाड में यानी पहला चतुर्थांश में प्लस एक सच में भी और वाई एच में भी क्या होता है, प्लस में मान होता है, प्लस में मान होता है। और थर्ड जो क्वाड होता है, थर्ड क्वाड में देखिएगा, थर्ड क्वाड में एक सच में भी माइनस और वाई एच में भी माइनस होता है, दोनों दोनों तरफ, क्योंकि इसका एक्स का मान देखिए यहाँ पर, ये इधर बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नीचे तरफ क्या होता है, वाई का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस माइनस मान होता है। और चतुर्थ जो क्वाड होता है, चतुर्थ क्वाड में होता है वाई प्लस होता है, और नहीं सॉरी हाँ, एक्स प्लस होता है, एक्स प्लस होता है, एक्स प्लस होता है दाईं तरफ, और वाई क्या होता है, माइनस होता है चतुर्थ में। तो पहला क्वाड में दोनों एक्स वाच, एक्स वच और वाई दोनों का मान क्या होता है, दोनों मान प्लस प्लस होता है, दोनों बिंदु का मान एक्स वच और वाई का प्लस प्लस। और वही एक का उल्टा होता है, उसका तिरछा तिरछा अगर देखिएगा, तिरछा तिरछा में, तो एक का उल्टा आपका होगा क्या, 3 होगा। तो तीसरा क्वाड में माइनस माइनस होता है, एक्स वच में भी माइनस मान ऋणात्मक मान होता है, एक्स बिंदु का भी और वाई बिंदु का भी होता है। और इस इधर दूसरा का चौथा उल्टा होता है, तो दूसरा क्वाड में होता है एक्स वच में क्या होता है, माइनस, और वाई में प्लस, और चौथा क्वाड में होता है
एक्स अक्ष में प्लस और वाई अक्ष में क्या होता है माइनस मान होता है। तो बोला गया निर्देशांक 4 - 5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे। तो एक्स धनात्मक है और वाई ऋणात्मक है। तो प्लस यानी माइनस, प्लस माइनस किस क्वाड में होता है, प्लस और क्या प्लस माइनस, एक्स अक्ष में प्लस वाई अक्ष में माइनस। तो कौन सा क्वाड में होता है प्लस माइनस। अगर देखा जाए प्लस माइनस तो दूसरा जो होता है दूसरा क्वाड नहीं, चौथा क्वाड में क्या होता है प्लस माइनस। देखिए प्लस और माइनस चौथा क्वाड में, तो प्लस माइनस तो चतुर्थ हो जाएगा, डी हो जाएगा। 44 का क्या होगा डी आंसर। 45 नंबर में बिंदु ए में 5 और 3 किस निर्देशांक में होंगे। तो किस निर्देशांक में ये बिंदु होगा, 5 और 3 किस निर्देशांक में होगा। तो दोनों किस निर्देशांक में होगा, दोनों क्या है प्लस प्लस है। तो दोनों प्लस प्लस क्या होता है, पहला क्वाड जो होता है इसी में प्लस प्लस होता है, एक्स में भी प्लस वाई एच में भी प्लस। तो ये पहला क्वाड में है। अच्छा क्या बोला गया, वहाँ एक्स का निर्देशांक पूछा है, सॉरी। बिंदु ए बराबर माइनस में ए बराबर 5 और 3 में एक्स का निर्देशांक क्या होगा। तो पहला मान तो एक्स का होता है, तो 5 क्या हो जाएगा एक्स का निर्देशांक होता है, ए नंबर है 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। बिंदु ए -3 - 5 वाई के निर्देशांक होगा। तो वाई का निर्देशांक बाद वाला मान वाई का निर्देशांक होता है, एक्स का होता है पहला वाला शुरू वाला, तो बाद में -5 है, तो वाई का निर्देशांक -5 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। आगे 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी 3 - 5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो 3 - 5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, 3 और क्या है -5 है, तो 3 - 5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो अनंत रेखाएं, तो अनंत रेखाएं गुजर सकती है 3 - 5 से। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, एक पासे को अगर एक बार फेंकेंगे तो प्राप्त परिणाम क्या आएगा। तो प्राप्त परिणाम क्या आएगा एक पासे को, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूलन परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। एक पासे को फेंकेंगे तो एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। एक बार अगर फेंकेंगे तो पासे में अंकित तक 1 से 6 तक होता है, 1 2 3 4 करके कितना तक 6 तक अंकित होता है। तो एक बार फेंकेंगे तो निश्चय ही जरूर एक भी आ सकता है, 2 भी आने का चांस है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यहाँ तक कि 6 भी आ सकता है। 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। तो संभावना जो होगा वह 6 परिणाम आ सकता है, इसीलिए 6 टाइप का परिणाम आने की संभावना है, इसलिए प्राप्त परिणाम जो होगा 6 आएगा। 6 टाइप का परिणाम आ सकता है, 6 टाइप में से कोई भी एक आ सकता है, 1 2 से लेकर 6। तो क्योंकि कुल परिणाम जो होता है हमेशा प्रायिकता का 6 होता है, तो 6 आएगा, तो 6 बटे 6 करेंगे तो 1 आएगा, तो कोई एक आएगा 6 में से, इसलिए 6 होगा इसका आंसर 6। जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, विषम संख्या। तो पासे में अंकित विषम अंक जो होता है, जैसे 1 से लेकर 6 तक पासे में अंकित अंक रहता है, तो उसमें से विषम अंक आपको 1 3 और 5 मिलेंगे, 1 3 5, तो 3 तो विषम अंक होता है। तो विषम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम आने वाला संभावित, तो 1 आ सकता है विषम संख्या रूप में, 3 4 5 आ सकता है, इसलिए 3 ठो परिणाम आ सकता है संभावित परिणाम। तो 3 बटा क्या होगा कुल परिणाम कितना 6, काटा काटी होगा 3 का 3 3 दूना 6, तो बराबर 1 बटा 2 होगा मान। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। तो 49 नंबर का बी सही होगा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन 50 नंबर, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का इस मैथ सब्जेक्ट का। तो एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए गेंद, एक जो थैला है उसमें 2 टाइप की गेंद है, 4 ठो लाल गेंद और 3 ठो पीली गेंद है। तो कुल गेंदों की अगर संख्या देखा जाए, कुल गेंद अगर देखा जाए तो कुल गेंद कितने होंगे 7 होंगे। और बोला गया है थैले के अंदर बिना देखे, मतलब यादृश रूप से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है और लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल गेंद की अगर संख्या देखेंगे तो कितना है 4 है, लाल गेंद कितने हैं 4 ठो लाल गेंद है, लाल गेंद बराबर कितना है 4। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा 4 बटा कितना होगा 7। अनुकूलन परिणाम मतलब संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, 4 बटा कितना होगा 7 होगा, तो 4 बटा 7 हमारा सही उत्तर होगा। और सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, अगर ठीक लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगला वीडियो फिर हम लोग लेकर रहेंगे, आप लोग के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ज़रूर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट